हेलो एवरीवन, वेलकम बैक क्लास 10। हमने जैसे आपने देखा था पिछले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं एसएसटी के, तो अब हम लोग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड करते हुए प्रैक्टिस करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो देखिए ऑप्शंस में क्या क्या है, इसमें से कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का पार्ट नहीं है। ओके, देखो आप लोग को मैं पिछले वीडियो में भी सिखाई थी कि आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर दीजिए, या जो एक दूसरे से रिलेटेड हो रहा है, जो यूनिक है, वही आपका आंसर होगा। ठीक, तो आप उसके अकॉर्डिंग कीजिए। देखिए क्या है, एजुकेशन, पर कैपिटल इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये तीनों ना एक दूसरे से रिलेटेड है। अब आप बोलोगे कैसे, तो देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे हो सकता है, जब आपके पास अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, लोग बीमारियों से नहीं मर रहे हैं, प्रॉपर उनका हेल्थ ट्रीटमेंट हो जा रहा है, तो ये हम बढ़ा सकते हैं ना। अगर बीमारी से मर रहे हैं तो मतलब 50-60 की एज में मर जा रहे हैं, और अगर हम लोग और अच्छा हॉस्पिटल फैसिलिटी दे रहे हैं, प्रॉपर फूड वगैरह का दे रहे हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुआ। एजुकेशन, एजुकेशन हमारे ही हाथ में है। अगर हम प्रॉपर स्कूल बनवा रहे हैं और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तो ये हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट। और पर कैपिटल इनकम, ये भी जब जॉब जनरेट करेंगे तो पर कैपिटल इनकम भी इंक्रीज हो सकता है, लेकिन ये बर्थ रेट एक ऐसा है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के हाथ में नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बर्थ रेट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The process of converting agriculture land to non-agriculture land uses is called, बोल रहा है एग्रीकल्चर लैंड को नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और वो क्या चीज होता है। तो देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्वाइजिशन। इसका मतलब होता है, जैसे आप लोग सपोज कीजिए कोई एक फार्मिंग का लैंड है, ठीक, गवर्नमेंट उसको लेती है और वहाँ पे एक रोड बिल्ड कर रही है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन का जगह बना रही है, रोडवे बना रही है, तो वो किससे कन्वर्ट हो गया, एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो गया। तो इसका आंसर आप लोग याद कर सकते हैं, एक्वाइजिशन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। आप बताइए, बहुत कॉमन है, ये बहुत ज्यादा कॉमन है क्या। ये देखो ये सब तो आपको ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, अगर आप कंफ्यूज हो गए तो वीट और राइस, राइट। तो देखो क्या होगा, ऑप्शन बी, राइस। कैसे, बहुत सारे लोग इंडिया के किस पे डिपेंड रहते हैं, राइस पे। जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आसाम हो गया, ये सब स्टेट में आप देखोगे तो मोस्टली क्या चलता है, राइस। वहाँ के लोग ज्यादा प्रेफरेंस क्या किसको देते हैं, राइस को। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, राइस। नेक्स्ट देखते हैं, फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ बैंक। इसमें से कौन सा वर्क है जो बैंक नहीं करता। तो आप लोग सोचो खुद से, आप लोग भी मेरे साथ करते जाइए, आपका प्रैक्टिस होगा। ओवरऑल ये प्रैक्टिस सेशन ही चल रहा है आपका। तो देखो, गिविंग लोन बैंक प्रोवाइड करता है, करता है, ये तो बैंक का काम हो गया। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जो भी आप डिपॉजिट पैसे जमा करते हो वगैरह, करता है, यस। तो इसमें क्या पूछा है, नॉट अ फंक्शन ना, अच्छे से रीड करना। पेइंग बिल्स, बिल्स भी पे करते हैं, बैंक के थ्रू होता है ना ये सब। तो क्या, इशूइंग करेंसी, ये होगा इसका ऑप्शन। इशूइंग को कौन करेंसी इशू करता है, आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेंसी कौन इशू करता है, आरबीआई। तो ये बैंक का काम नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज दिस, which of the following factor played an important role in the rise of Nazi party। ये हमने पिछले भी सेशन में किया है, आप लोग को याद होगा। तो ये कब अराइज हुआ था, इसका आंसर होगा अपोजिशन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। कब हुआ था ये, देखो जब हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब क्या हो गया था, डाल दिया गया था, जिसके इम्पैक्ट अभी तक पड़ते हैं, राइट। ये कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर में हुआ था ये सारी चीजें। तो आप लोग उससे कनेक्ट कर पाएंगे कि जर्मनी को सबसे ज़्यादा फाइन पे करना पड़ा था, उसी को ब्लेम किया गया था वर्ल्ड वॉर के लिए। तो जर्मनी ने बहुत सारा पे किया था पैसा, और उसका पावर कम कर दिया गया था, उसकी आर्मी कम कर दी गई थी। तो वहाँ लोगों के गुस्से के कारण क्या आया था, हिटलर आया था, और वो बोला था मैं इसको वापस से पावरफुल बनाऊंगा जर्मनी को। ठीक है, तो उसके लिए क्या लेके आया गया था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। इसमें क्या था, इसमें वॉर ना हो दोबारा करके रोकने के लिए ये टीम्स जैसा एक बनाया गया था, राइट। तो आप लोग क्या, नाजी पार्टी से रिलेट करना, ये अपोजिशन ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट।
अब देखो गवर्नमेंट बजट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस। रिड्यूसिंग रीजनल इनइक्वालिटीज, यस। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, देखो पब्लिक एंटरप्राइजेस को मैनेज करना, रिड्यूसिंग रीजनल इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज को खत्म करना, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। ये सब किसका मतलब बजट में ये सारी चीजें रहती हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑल ऑफ दी एबव। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वाज द वन मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर मीन्स क्या होता है, आप लोग मेरे को बताइए तो। कोल्ड वॉर मीन्स होता है आपका कि लोग एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो पूरे मतलब तैयारी में हैं, एक दूसरे को डरा रहे हैं, ठीक, वेपन्स वगैरह रखे हैं, बनाए जा रहे हैं, बस। और लड़ाई नहीं हो रही है, सच में लड़ाई नहीं हो रही है, ओके, इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर। और ये कब हुआ था? जब सारी कंट्रीज वेपन्स वगैरह बनाने में, एटॉमिक बॉम्ब बनाने में लगी हुई थी। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, आर्म्स रेस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन द वर्ल्ड, जब लोग न्यूक्लियर वेपन बनाने में लगे हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द रोल ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? एफसीआई मतलब क्या होता है? फूड सिक्योरिटी ना। देखो इनसिक्योरिटी क्या होगा इसका आंसर? देखो ये क्या करती है, एफसीआई क्या करती है, परचेज करती है फूड्स ग्रेन्स को फार्मर से, और उसके बाद क्या करती है, उसको स्टोर करती है फूड ग्रेन में, वेयर हाउसिंग में, और डिस्ट्रीब्यूटिंग करती है फूड ग्रेन्स टू स्टेट, और उसके बाद क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। मीन्स देखो ऐसा नॉर्मल समझो स्टोरी टाइप से, कि जो फार्मर्स हैं फूड्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट, वो फार्मिंग करते हैं, तो उनसे गवर्नमेंट लेती है, वेयर हाउस में रखती हैं, और उसके बाद उसको सप्लाईज करती है स्टेट्स में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। whose contribution was prominent in the development of communication in the 20th century? देखो इसमें क्या आएगा, 20th सेंचुरी में क्या है, आप लोग इसमें से रिलेट कर सकते हैं? रेडियो बहुत पुराना हो गया, टेलीविजन सबसे नया क्या है, सैटेलाइट एंड कंप्यूटर्स। इससे क्या कर सकते हैं, इससे फास्टली नेटवर्क ग्रोथ हुआ है ना, इससे हम लोग बहुत स्पीड में काम होता है इससे, तो इसका आंसर क्या होगा, सैटेलाइट एंड कंप्यूटर्स। आफ्टर ऑल 20th सेंचुरी की बात हो रही है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है आपका ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेंट्स? पब्लिक पार्टिसिपेंट्स का कौन ऐसा क्या है जो पार्ट नहीं है? अच्छा मेरे को बताओ पब्लिक किस में पार्टिसिपेट नहीं करती है? तो देखिए इलेक्शन है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, प्रोटेस्ट में पब्लिक ही करती है प्रोटेस्ट, अगर कुछ उनके अकॉर्डिंग नहीं होता तो प्रोटेस्ट करती है। ओपिनियन पोल्स, इसमें ओपिनियन कौन देती है, पब्लिक सी देती है, तो ये तीनों तो सेम हो गए। तो आंसर क्या होगा आपका, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स जिसमें गवर्नमेंट किसी लोगों को अपॉइंट करती है, तो उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं होता। बाकी ये तीनों है, पब्लिक पार्टिसिपेशन है, इसमें पूछा है नॉट, ओके। तो अच्छे से क्वेश्चन रीड करके आप लोग आंसर कीजिए। अब देखिए ये वन वर्ड आंसर है आपका, वन वर्ड में आपको आंसर करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ एब्जॉर्ब वेस्ट मटेरियल कॉल्ड? वेस्ट मटेरियल के बारे में पूछा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी कंपोजिशन, ठीक है। देखो एब्जॉर्ब वेस्ट मटेरियल, जिसमें एनवायरनमेंट के लिए अच्छा हो, तो क्या होता है, ऐसे होता है ना, जो चीज़ें सड़ गल जाती हैं उससे हम लोग अच्छा फर्टाइल बना सकते हैं, यूज़ हो सकते हैं, ऐसा खाद यूज़ कर सकते हैं, तो वो क्या आ जाएगा, डिकम्पोजिशन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? कौन था भाई, बताओ, इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए, कौन, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है, उनको अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि वो सबके लिए फेयर बनाना चाहते थे, मतलब सबको इक्वली राइट्स प्रोवाइड करते और सबके लिए अच्छे से बना सकते थे डिवाइड, तो उनको सिलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्या है, विच मिनरल आयरन आर एबंडेंट इन छत्तीसगढ़? बताओ छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा रिच इन मिनरल क्या है, आयरन ओर, ठीक है, आयरन ओर की माइनिंग होती है यहाँ पे, और यहाँ क्या आयरन ओर से क्या स्टील्स वगैरह बहुत ज़्यादा प्लांट है ना स्टील का, भिलाई स्टील प्लांट आपने सुना होगा। तो ये वन वर्ड के आपके आंसर हो गए, ठीक, इजी है, आप कर सकते हो। एसएसटी को आप लोग बहुत बर्डन जैसा पढ़ते हो, अगर आप समझ के एज ए स्टोरी पढ़ोगे तो इजी लगेगा। देखो देखते हैं फोर्थ, विच फैक्टर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एंडिंग कॉलोनियलिज्म आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर? क्या था इसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद
क्या राइज हुआ था? राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म मीन्स जब कॉलोनीज वगैरह बनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो लोगों ने क्या प्रेफर किया था कि नहीं, हम लोग अपना खुद से चलाएंगे कंट्री, ठीक है, मतलब हम लोग खुद खुद रूल करेंगे, हम लोग किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे या किसी और को अपने नेशन का जो भी मिनरल्स वगैरह है ले जाने नहीं देंगे। तो नेशनलिज्म का राइज हुआ था, ठीक। अब देखो फिफ्थ, देखो वेयर इज द सर्कुलर पैटर्न ऑफ द रूरल स्टेटमेंट यूजुअली फाउंड। देखो ये जो सर्कुलर पैटर्न का जो होम्स वगैरह होते हैं ना, ये कहाँ फाउंड होते हैं मोस्टली? आप ऐसे बोल सकते हो डेजर्ट में, ठीक, क्योंकि वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग, या तो आप लिख सकते हो ऑन द रिवर्स के साइड में ना, रिवर साइड्स होते हैं जो लैंड्स ऑफ रिवर्स बोल सकते हो, ऐसा कुछ इसका आंसर आप कर सकते हो। देखो क्यों? क्योंकि वहाँ का वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग। कैसे? डेजर्ट वगैरह में जो रेती सैंड्स वगैरह होते हैं, उसमें जो हवाएं चलती है ना, तो जो सर्कुलर फॉर्म का होम होता है उनका, वो उससे प्रोटेक्ट करता है, ठीक, उसको इजी वे में होता है। ओके चलो, आपका वन वर्ड यहाँ खत्म होता है। अब हम लोग करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, जो देखते हैं क्या लिखा है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटी? सोसाइटी का डेवलपमेंट देखते हैं क्या है। इनकम, लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिशन डाइट इज द बेसिस ऑफ अ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखो प्रॉपर लोग एजुकेट हों, लोगों के पास जॉब हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी हो। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे का मतलब जो 1 ईयर के एज में आ रहे हैं और कुछ उनको डिसीज हो रहा है और उसी के कारण डेथ कर जा रहे हैं, नहीं। मेडिकल फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए, और क्या, जॉब्स वगैरह हो, एजुकेशन हो, और जो न्यूट्रिशंस डाइट लिखा है मतलब प्रॉपर खाना हो, ठीक है। तो ये होता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन नेशनलिज्म एंड एक्सट्रीम नेशनलिज्म? ओके, अगर आप लोगों ने फर्स्ट सेशन देखा होगा तो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है वहाँ पे डीपली। ओके, तो आप सोच सकते हो ये रिपीट में आ रहा है, मीन्स ये वेरी आईएमपी, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, आप लोग इसको अच्छे से कीजिए। इसमें मैंने बताया था नेशनलिज्म मीन्स आप अपने कंट्री के फेवर में हो, ओके, आप अपने कंट्री से जुड़े हुए हो, आपको पसंद है और आप उसी के लिए काम करोगे। एक्सट्रीम नेशनलिज्म मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेशन हो, आप दूसरे कंट्रीज को नहीं देख रहे हो, दूसरे कंट्रीज आपको नहीं पसंद है, सिर्फ अपने लिए देखना चाहते हो, ठीक है। और हमने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यहाँ देखो लिखा भी हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो। फीलिंग ऑफ प्राइड, रिस्पेक्ट, फ्रीडम एंड राइट्स ऑफ द कंट्री, और यहाँ पे रहेगा कि हेट कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज को, ठीक है, सिर्फ अपनी कंट्री को ही सुपीरियर मान रहे हैं। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। अच्छा देखो, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट क्या होता है? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट जब हम लोग हमारी कंट्री से, सॉरी, अगर दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ सामान लेके आते हैं वो होता है इम्पोर्ट, और एक्सपोर्ट जब होता है जब हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री को सामान भेजते हैं, राइट, गुड्स भेजते हैं, तो वो होता है। अब देखो यहाँ इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी लिखा है, इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, मैं आपको दोनों बता देती हूँ। चलो, ये होता है आपका डायरेक्ट टैक्स और ये होता है आपका इनडायरेक्ट, ठीक है। अब ये कैसे होता है आप बोलोगे? ये जो डायरेक्ट होता है ना, ये जो जॉब वगैरह करते हैं ना लोग, उनकी सैलरी से गवर्नमेंट कुछ हिस्सा ले लेती है। डायरेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट हुआ जो हमारी कंट्री में ही प्रोड्यूस हो रहा है, कोई गुड्स बना रहे हैं, सामान बना रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट चार्ज करती है, वो इनडायरेक्ट हुआ। और ये दोनों ही इनडायरेक्ट होता है। देखो जैसे इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट कब लगाएगी? जब आप किसी कंट्री से, जैसे सपोज हम लोग किसी अदर कंट्री से मोबाइल फोन्स मंगाएं, राइट, अब उसके बाद यहाँ सेल करना है या जो भी, तो उसमें गवर्नमेंट क्या चार्ज करेगी? इम्पोर्ट ड्यूटी। और अगर हम लोग यहाँ से कुछ गुड्स भेज रहे हैं, जैसे सपोज राइस या वीट हम लोग दूसरे कंट्री में सेल कर रहे हैं, तो उसमें क्या लगाएंगी? एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा के देगी, ठीक है। और बाकी आप रीड कर सकते हो, वही चीज लिखा हुआ है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज इम्पेरियलिज्म? इसका मतलब होता है कॉलोनिज्म, ओके। इम्पेरियलिज्म मीन्स होता है कॉलोनियल, एक ही मतलब है, ओके। देखो कॉलोनियल कब थी हमारी कंट्री? जब ब्रिटिशर्स यहाँ रूल कर रहे थे। वो क्या करते थे कॉलोनियल में बना के, जो यहाँ के मिनरल्स वगैरह हैं, यहाँ का पैसा है, वो सारा चीज कहाँ यूज करते थे?
अपनी कंट्री के लिए, यहाँ के लिए यूज नहीं करते थे। ओके, और यहाँ के लोगों को काम भी किसके लिए कराते थे, अपनी कंट्री के लिए। तो देखो क्या लिखा है, आंसर भी रीड कर लेते हैं। व्हेन एनी पावरफुल नेशन कैप्चर्स एनी वीकनेस, देखो उस टाइम ब्रिटिश के सामने हमारी कंट्री वीक ही थी ना, तभी तो उन्होंने कैप्चर किया था, एंड कंट्रोल इट्स इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी, इट इज कॉल्ड अ इम्पेरियलाइजेशन। द इम्पेरियलाइज्ड नेशन एक्सप्लॉइट द वीक कंट्री इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। देखो वो एक्सप्लॉइट करती है, मतलब वो पूरा यूज कर लेते हैं वहाँ के मिनरल्स वगैरह को, वहाँ के पॉलिटिकल कंट्रोल कैसे हो सकता है, जो भी सारा चीज रूल्स वगैरह बना रहे हैं उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है लोगों को। ओके, तो ये होता है। आप लोग समझते जाइए आंसर, उसके बाद ओन वर्ड्स में भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन का मीनिंग पता होना चाहिए, वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया आर डिसअपियरिंग टुडे, हु हैज टेकन देयर प्लेस। ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन मीडिया है जो आज खत्म हो चुका है और उसका प्लेस कौन सी नई चीज ले ली है। ठीक है, ऐसे टेक्नोलॉजी में होती जाती है, जो पहले बनाए जाते हैं उससे और डेवलप होते जाता है धीरे धीरे, और जो फर्स्ट इन्वेंट हुआ रहता है वो धीरे से गायब हो जाता है। तो देखते हैं, टुडे टेलीग्राफ, पेपर, लेटर, ईटीसी आर डिसअपियरिंग। देखो पहले क्या होता था, लोग लेटर्स वगैरह भेजते थे, पेपर्स में लिख लिख के मैसेज सेंड करते थे, कितना टाइम लगता था उसमें, और उससे भी पहले तो ये भी नहीं था। तो स्टार्टिंग में ये हुआ, तो ये अब है क्या, नहीं। आप लेटर लिखते हो किसी को, नहीं। हम लोग क्या करते हैं, मैसेजेस फोन के थ्रू चला जाता है मैसेज। अब वही बताएगा, इन द प्लेस ऑफ मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, ईटीसी हैव टेकन प्लेस। ओके, तो ये सब आ चुका है किसके प्लेस में, ये सारी चीजों के प्लेस में। क्या, फ्यू ईयर बैक पीपल यूज टू सेंड टेलीग्राफ, वाईफाई, सम अर्जेंट मैसेजेस, बट नाउ अ डेज थ्रू अ मोबाइल दे कैन सेंड मैसेजेस इन सेकेंड। ये क्वेश्चन मार्क है। ओके, देखो एक थोड़े से सेकंड में हम लोग बस तुरंत टाइप करते हैं, सेंड करते हैं, हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले टाइम लगता था, टाइम कंज्यूमिंग था। ओके, तो ये डेवलप हुआ है। अब एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इन सितंबर, एग्जाम्पल आप लोग रीड कर सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इन व्हाट वेज इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन इजियर कंपेयर्ड इन द चेक, आर देयर एनी रिस्क इन्वॉल्व्ड। देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन और चेक्स के बारे में पूछा गया है, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस आर इजियर देन चेक्स बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस और चेक्स में डिफरेंस बताना है इनडायरेक्टली वे। ठीक, वही पूछ रहा है कि मतलब कौन सा इजी है, तो ऑब्वियसली आप डिफरेंस बताओगे तभी आप आंसर कर सकते हो। तो देखो क्या लिखा है, दे आर इंस्टेंट मनी ट्रांसफर सेकेंड्स वाइल चेक टेक डेज टू क्लियर। देखो पहले क्या करते थे, चेक आपको सबसे पहले तो फिल भी करना पड़ेगा पूरा, फिर जाके डिपॉजिट भी करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉनिक वे में क्या है, आप कहीं पे से भी किसी को भी पैसा भेज सकते हैं और विद इन अ सेकेंड, है ना, वो रिसीव भी कर सकता है, आप सेंड भी कर सकते हो। दे आर कन्वेनियंट, पे एनी टाइम एनीवेयर। देखो यही मैं बताई, कभी भी कर सकते हो। ठीक, फोन से, इंटरनेट से, नो नीड टू राइट और पोस्ट चेक, आपको उसको पूरा फिल करने का जरूरत नहीं है, कहीं जाके पोस्ट करने का जरूरत नहीं है, राइट। दे आर चीपर विथ बेटर रिकॉर्ड्स, लो नो फीस एंड ऑटोमेटिक डिजिटल प्रूफ ऑफ पेमेंट। अब देखो ये है भी ना, मतलब चीप कैसे बोल रहा है, देखो इसमें कॉस्ट क्या है, डिजिटली रिकॉर्ड रहता है, फोन में रिकॉर्ड्स रहते हैं, आपने किसको सेंड किया, कब आपके पास पैसा आपने रिसीव किया, और इसमें रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने पड़ते थे, बैंक वाले सारा रिपोर्ट्स वगैरह बनाते थे, तो ये चीप वे हुआ। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट, सॉरी ना, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 8। What will happen if the sex ratio will be less? अब देखो इस आंसर इसका, sex ratio is a 0 to 6 year of age is 1914, ये में भी 1914 होगा। It shows that more male children and less number of female are taking birth. Either girls are dying before the age of 1 year or they are killed at the time of the birth. देखो इसका मतलब है ना कि सोसाइटी में इम्बैलेंस रहना, मेल चाइल्ड होता है जो, या उनका उनका पॉपुलेशन ज़्यादा होना और गर्ल्स का कम होना, राइट। तो अब वो कैसे होगा, या तो थोड़े ही टाइम पे 1 ईयर के अंदर उनका डेथ हो जा रहा है, या तो बर्थ के बाद ही उनको मार दिया जा रहा है, यहाँ लिखा है किलेड लिखा है, या तो फिर 1 ईयर के पहले ही उनका डेथ हो जा रहा है, डाइंग बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर।
लिखा है यहाँ पे, ये कारण हो सकता है एक, और क्या, लेस अटेंशन मस्ट हैव बीन पेड टुवर्ड्स द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन सो दे डाइड बिफोर द रीचिंग ऑफ द एज ऑफ 1 ईयर। ओके, देखो, या तो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है कि वो 1 साल होने के पहले ही उनकी डेथ हो जा रही है, राइट। अब बहुत सारा चीज होता है ना, अभी कितना सारा टीका वगैरह लगाते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं छोटे बच्चों को, ठीक, ताकि वो अच्छे से सरवाइव कर सके। तो ये सारी फैसिलिटी ना होने के कारण भी इम्बैलेंस हो सकता है, और ओके यही रीजन है, ठीक है। तो सेक्स रेशियो का आप लोग ऐसे आंसर लिख सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, ओहो मैं बार बार मिस्टेक कर रही हूँ। ओके, 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। देखो, व्हाट इफेक्ट डज हंगर हैव ऑन इशू, ठीक। ये जो भूखमरी वाला जो हमने पहले भी देखा है, ये किस टाइप से हेल्थ में इशू डाल सकता है, आप लोग खुद ही सोचो। अगर प्रॉपर मील किसी को नहीं मिल रहा है प्रॉपर तरीके से, तो आपको थोड़े टाइम के लिए वो बाहर से तो ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन वो क्या अंदर से स्ट्रांग हो सकता है? नहीं, वो अंदर से धीरे धीरे वीक होगा और जल्दी ही डेथ कर जाएगा, या किसी बीमारी से उसको कोई बीमारी होगी और उसके बाद वो मर भी सकता है ना, अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले तो। वही यहाँ आंसर में लिखा हुआ है। अब देखो, अगर उसको अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो वो कुछ भी खाएगा, है ना। प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा तो उसको ज़्यादा भूख लगेगा तो वो बेकार खाना भी खा लेगा, ठीक। तो देखते हैं आंसर। ड्यू टू लॉन्ग टर्म हंगर malnutrition will be increased to it amount of calories required for the body become less. When people do not get sufficient amount of food, they become weak, their working efficiency decreases। देखो, वो धीरे धीरे वीक हो जाएंगे, उनका काम करने का शक्ति कम हो जाएगा, पीपल बिकम द सिक, बीमार पड़ने लगेंगे, ग्रेजुअली द पर्सन डाइज, और फिर उसके बाद वो डेथ कर जाएंगे। दोज हु सफर फ्रॉम लॉन्ग टर्म ऑफ हंगर दे आर अपीयर हेल्दी फ्रॉम आउटसाइड बट इंटरनली दे आर वीक। देखो, जो बहुत टाइम से भूखे हैं या प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो वो बाहर से तो ठीक दिखेंगे लेकिन अंदर से वो पूरे वीक हो जाएंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, वाई वर द लोकल रेसिडेंटल ऑफ न्यामगिरी अपोजिंग अ माइनिंग। देखो, ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है ना, ये भी हमने पहले वाले सेशन में किया है। न्यामगिरी वाला ये क्या था, ये एक हिल्स है, ये एक हिल है जिसको जहाँ माइनिंग होने वाली थी और ट्राइबल्स ने नहीं करने दिया था। कहाँ है न्यामगिरी हिल्स? वैसे उड़ीसा में है, ठीक है। यहाँ पे मिनरल्स मिलने वाले थे, तो यहाँ की जो माइनिंग थी गवर्नमेंट ने किसको पूछने को कहा था? ट्राइबल से, क्योंकि वो उनका होम है, वहाँ पे वो रहते थे, तो उन्होंने नहीं करने दिया कि नहीं आप लोग अगर माइनिंग करोगे तो ये ठीक नहीं है करके उन्होंने मना किया था। देखो, फर्स्ट वाला पढ़ते हैं ना, ए वाला, द लोकल रेसिडेंशियल ऑफ न्यामगिरी हिल्स मेनली द डोंगरिया कोन ट्राइब, ये ट्राइब का नाम है, ठीक है, डोंगरिया कोन, याद रख लेना। अपोज्ड माइनिंग बिकॉज दिस हिल्स आर स्कैर्ड टू देम, दे बिलीव न्यामगिरी is the home of their god Nyam Raja and is central to their culture, religion and identity. Mining by the Vedanta would destroy the forest, streams and their traditional livelihood of farming, gathering and hunting. जो उनका ट्रेडिशनल था फार्मिंग, जो वो लोग एग्रीकल्चर करते थे, हंटिंग करते थे, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। कौन से ट्राइबल थे? डोंगरिया कोन ट्राइब, ठीक, वो थे। अब देखो सेकंड वाला देखते हैं, बी, वाई डिड द डिसा मूवमेंट ऑफ फॉर पीस स्टार्टेड इन जापान। ये भी हमने पढ़ा है, राइट, पिछले वाले सेशन में। जापान में क्या हुआ था? देखो, डिसा मूवमेंट का मतलब भी मैंने वहां आपको बताया है, जो वेपन्स वगैरह बनाते हैं, गन्स, वेपन्स, ये सब बनाते हैं, ये क्यों स्टार्ट हुआ था? शांति के लिए स्टार्ट किया गया था इसको, कि सारी कंट्रीज कम कम वेपन्स बनाएं ताकि वॉर का कंडीशन आए ही ना। ऐसे तो इन लोग डिबेट कर रहे हैं, जैसे कि ये वाली कंट्री के पास ज़्यादा वेपन है, इस वाली कंट्री के पास ज़्यादा वेपन है, हम भी बनाएंगे, और सारा पैसा किस में लग जा रहा था? वेपन्स बनाने में। ओके, तो वो अलग से ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। तो देखो, रीड करता है, 1945 अमेरिका ड्रॉप द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। ये तो है, आप लोग पढ़े हो कि अमेरिका ने बॉम्ब गिरा दिया था कहाँ? हिरोशिमा एंड नागासाकी में, जापान में, जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया था। अभी तक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कॉज ऑफ द ग्रेट लॉस ऑफ अ मैन प्रॉपर्टी, लोगों का प्रॉपर्टी का बहुत लॉस हुआ था। ड्यू टू दिस जापान मूवमेंट अगेंस्ट एटॉमिक पावर बिकम मोर पावरफुल एंड एक्टिव। In 1554, people here established an integrated
पेरिसाइड इन प्रोटेस्ट ऑफ यूज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब। ओके ओके, देखो इसी के अगेंस्ट ना लोगों ने किया कि ये हम कम बनाया जाए वेपन्स, और वर्ल्ड में पीस बनाने का ये एक तरीका है कि लोग दोबारा ऐसे एटॉमिक बॉम्ब ना गिराएं और इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय, इतना ज़्यादा लॉस ना झेलना पड़े। ठीक, बाकी आप लोग आंसर रीड कर सकते हैं यहाँ से, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट चैलेंजेस डू स्मॉल प्रोड्यूसर फेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन वाला क्वेश्चन भी हमने किया था। ओके, तो देखो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से कवर कीजिए। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड। कोई से भी कंट्री किसी भी जगह पे जाके ट्रेड कर सकती है अपने सामान के अकॉर्डिंग, अपने स्विचेबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब जहाँ वो कंफर्ट फील कर रही है, उनको लेबर्स प्रोवाइड हो रहे हैं, पैसा प्रोवाइड हो रहा है। तो देखो वही लिखा। अच्छा, इसमें पूछा है आपका स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, उनको क्या इम्पैक्ट होता है ग्लोबलाइजेशन ट्रेडर्स से, राइट। तो देखो वो ये ग्लोबलाइजेशन ट्रेडर्स छोटा सा बिजनेस लेके तो किसी और कंट्री में जाएंगे नहीं, उनका बिजनेस बहुत बड़ा रहता है, और यहाँ जो स्मॉल ट्रेडर्स रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उनके बिजनेस बंद हो जाते हैं क्योंकि लोग उन्हीं से खरीदना प्रेफर करते हैं। इनके गुड्स थोड़े चीप होते हैं क्योंकि वो ऐसा काम किए रहते हैं कि उनको लो कॉस्ट वाले लेबर मिले, लो कॉस्ट लगे, इनको वही चीज़ बनाने में ज़्यादा पैसा लगता है स्मॉल ट्रेडर्स को। तो इनका जो प्राइस रहता है गुड्स का वो हाई रहता है और इनका चीप रहता है, तो लोग किसको प्रेफर करते हैं खरीदने के लिए? ग्लोबलाइजेशन वाला। देखो रीड करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द posing challenges for the large number of small producers and working class people। ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, ठीक है, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए। देखो ये सारे बिजनेस तो नहीं चलते, टॉय, टायर, डेयरी प्रोडक्ट एंड एजिबल ऑयल इंडस्ट्रीज आर सम एग्जांपल वेयर स्मॉल प्रोड्यूसर हैव नॉट बीन एबल टू सर्वाइव इन द कंपटीशन। देखो ये सब का कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते मोस्टली स्मॉल ट्रेडर्स, राइट। मैनी यूनिट्स हैव शट डाउन लिविंग देयर वर्कर्स unemployed in India। Small scale industry account for the largest number of worker after agriculture। देखो जो बाकी के वर्कर्स होते हैं ना वो सारे यहाँ वर्क करते रहते हैं, ओके, और ये सब के कारण जैसे उनको वर्कर का चार्ज ज़्यादा देना पड़ रहा है, उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं रहती, प्रॉपर उतना इन्वेस्टमेंट नहीं रहता, ये सब के कारण स्मॉल ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है और लास्ट में वो कभी कभी सफ़र नहीं भी कर पाते क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। ओके, तो यही लिखा हुआ है, यही आप इस आंसर में लिख सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन और स्मॉल ट्रेडर को कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। ओके, अब हम लोग आगे की वीडियोस में कवर करेंगे शॉर्ट आंसर। आई होप आप लोग क्लास 10th का अच्छे से प्रिपेयर हो रहा होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस। फॉलो आवर चैनल पाठशाला सर जी। थैंक यू।